जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमेशा आपके बीच आते हैं, लाइव आपसे मुलाकात होती है। वैसे इस प्लेटफॉर्म से मेरा प्लान कल का था लाइव करने का, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आज का मेरा लाइव करने का प्रोग्राम था, लेकिन मैंने इसी प्लेटफॉर्म को आज यूज करने का इरादा बनाया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो मैं कल आपसे लाइव जुड़ूंगा। आज अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो दोस्तों, आप देश की समस्याओं से अवगत हैं और इन देश की समस्याओं से निपटा कैसे जाए। उथल पुथल मची हुई है पूरे देश में। समस्याएं बेसिक हैं: महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी वगैरह वगैरह वगैरह, जिसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोग समस्या मानते ही नहीं हैं। उनका तो मानना है ये कोई समस्या है ही नहीं। तो आज का जो लाइव होगा वो होगा कि आरएसएस 97 ईयर्स 97 साल से आरएसएस पूरे देश में जिस जहर का बीज बो रहा था, जिस जहर की खेती कर रहा था, जो करना चाहता था, अपनी जहरीली सोच के जरिए वो धीरे धीरे होता दिख रहा है। अपने कहने ऐसे कह सकते हैं कि आरएसएस 97 साल से के पहले जिस भारत को जहर के, ये कह सकते हैं कि जिस जहरीले खतरनाक इरादे के साथ अपना उद्भव किया था, वो धीरे धीरे सफल हो रहा है। आज उसी पर एक बात। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि उस आरएसएस के बोए हुए जहर को भारत आज अपना धर्म बना लिया है। भारत उसे अपना धर्म समझ लिया है। भारत इस तरह गलतफहमी में फंस चुका है कि वो नफरत को ही आज धर्म मानने लगा है। इस विषय पर एक गंभीर चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आरएसएस के इस 97 साल के जहरीले प्रयास और कुप्रयास कहेंगे, कुप्रयास का जो प्रतिफल आ रहा है वो कितना खतरनाक है, इस पर आपका ध्यान खींचूंगा। आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपका ध्यान इस पर खींचने की कोशिश करूंगा, आपको याद दिलाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज देख रहे हैं सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है श्रीलंका की समस्या को लेकर के। श्रीलंका में बहुत बड़ी महंगाई है, श्रीलंका डिफॉल्टर सिचुएशन पे आ चुका है, श्रीलंका ये सही बात है। लेकिन जो लोग ये बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं, वो आपको ये नहीं बता रहे हैं। और यहां तक कि मैंने आज एनडीटीवी का प्रोग्राम देख रहा था,
उस पर भी एक अर्थशास्त्री हैं जुड़े हुए थे, वो भी अपनी अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे थे, या दूसरे लोग भी जो अपने तरीके से आपको बता रहे हैं श्रीलंका की समस्या और श्रीलंका और भारत की समानता के बारे में जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उससे कुछ हटकर आपको बताना चाहूंगा। मेरे दोस्त, श्रीलंका और भारत और श्रीलंका जिन समस्याओं से आज गुजर रहा है उस पर, और भारत कहां खड़ा है, इस पर बात करने से पहले मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन कर लेता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं मनमोहन मिश्रा आपका अपने इस लाइव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अपने इस प्लेटफॉर्म और अपने इस लाइव में। आपके राय और आपकी बातें भी मैं सुनूंगा, आपसे हमारा जवाब सवाल भी होगा, आप जो कहेंगे उसका मैं उत्तर भी दूंगा, साथ में अपनी बातें भी आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है कि सोशल मीडिया, मतलब अब मीडिया तो देश में बची नहीं है, सोशल मीडिया को ही मीडिया मान लीजिए, स्ट्रीमलाइन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसे कहते हैं, ये सारी मीडिया खत्म हो चुकी है। सोशल मीडिया जो आपके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया ये बची हुई है, और इसी से कोशिश करके देश को बचा सकते हो तो बचाइए, आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं। आपसे मेरा अनुरोध कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मेरे दोस्तों, आप अपने टाइमलाइन पे सबसे पहले इसे शेयर कर लीजिए जब आप इसे देख रहे हैं, और जब आप इसे अपने टाइमलाइन पे शेयर कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो आपकी टाइमलाइन से गुजरेंगे उन तक पहुंचेगा। कोशिश कीजिए, समय है, अगर आप कर सकते हैं तो इसे सोशल मीडिया के दूसरे और प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे और जहां भी इसे ले जा सकते हैं ले जाइए। इसके अलावा आप इसे डाउन करके चाहे तो जैसे चाहें अपलोड कर सकते हैं, या जिस तरह से लगे लोगों तक पहुंचने के लिए जो माध्यम आप अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, आपका स्वागत है। और दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। आज ये विषय है जिस पर लोग बहस कर रहे हैं कि हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी नहीं होगी। बहुत से मीडिया और बहुत से राष्ट्रवादी पत्रकार या जो गोदी मीडिया है उसके पत्रकार, उसके गोदी मीडिया वगैरह सब अपने तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं, जिसमें आश्वस्त होने की, अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं और आपको आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की दशा श्रीलंका जैसी नहीं होगी। भारत को सोचने या डरने या समझने की जरूरत नहीं है, या चिंता करने की जरूरत नहीं, वगैरह वगैरह, जो भी समझ लीजिए आप। इनका ये कहना है, लेकिन सच कुछ और है। आज जो हालात आप श्रीलंका में देख रहे हैं कि लोग एक समय भोजन करने के लिए मजबूर हैं, कुछ लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, कोई सामान उपलब्ध नहीं है, पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं है, और घर में बिजली नहीं है। इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। श्रीलंका कर्ज में डूब चुका है, उसको कर्ज में डुबोने वाला चाइना है, सबसे बड़ा लेनदार ऐसे कह सकते हैं, मनी लॉन्डर अगर कोई है देने वाला तो वो चाइना है। ये सारी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं वो हैं, लेकिन सच क्या है? ये सब सच नहीं है मेरे दोस्त। सच क्या है? सच ये है कि उसके नेतृत्व में भी आपके नेतृत्व जैसा एक मूर्ख बैठा है, एक पागल बैठा है, एक जोकर बैठा है, जो श्रीलंका को इस स्तर तक ला दिया। एक जोकर, महेंद्रा,
महिंदा, महिंदा उसका नाम है, महिंदा राजपक्षे, महिंदा कह सकते हैं, महिंदा एक जोकर। इसको दूसरी और भाषा में कहेंगे कि तुगलक। आपने तुगलक का नाम सुना होगा, एक सडन डिसीजन लेने और उल्टा पलटा डिसीजन लेने के लिए मशहूर था, तो एक तुगलकी डिसीजन। तो ये सारी समस्याएं वहां हैं। लेकिन अगर ये आप कहते हैं कि भारत का वो हाल नहीं होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि आप वाला महिंदा से भी ज्यादा जोकर है, मूर्ख है और मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले रहा है और ले चुका है, जिसका परिणाम भारत आज देख रहा है। अब तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए मेरे दोस्त। श्रीलंका में, श्रीलंका का महिंदा ने 1-2 साल पहले शायद ऐसे कुछ एक निर्णय लिया कि वो जैविक खेती सिर्फ करेगा और इसके लिए सारे रासायनिक खेती को बंद किया। रासायनिक खेती के लिए वो जो उर्वरक आते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया वगैरह वगैरह। एक पागलपन, एक सनक। और ऐसी एक सनक की कीमत श्रीलंका आज चुका रहा है, जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। और हम समझते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य की भी आबादी 2 करोड़ के आसपास तो होगी ही। गुजरात की भी आबादी 4 करोड़ 5-7 करोड़ है। छोटे राज्य और जो भी मान लीजिए कोई और भी बहुत से छोटे राज्य हैं, छोटे राज्य की आबादी भी 2 करोड़ के आसपास होगी। कहने का मतलब हमारे छोटे राज्य के बराबर। लेकिन सिर्फ एक गलती, मात्र एक गलती की कीमत आज श्रीलंका चुका रहा है। आज श्रीलंका की हालत जो है वो मात्र एक गलती, यानी एक जोकरपनी डिसीजन, यानी महिंदा के एक निर्णय से श्रीलंका के सारे देश के हाथ में कटोरा आ गया है, यूं कह सकते हैं। भूखे मर रहे हैं, यूं कह सकते हैं। कर्ज में डूब गया है, यूं कह सकते हैं। कोई संसाधन उपलब्ध नहीं, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जो भी आज ये हालात हैं। और उस पर बहुत बड़ी चर्चा या बहुत बड़े मजाक, जोक्स वगैरह वगैरह सब गोदी मीडिया में भी चल रहा है। जिसके गोदी मीडिया वाला यानी आप वाला, वो एक निर्णय की कीमत चुका रहा है, आप वाला दसियों ऐसे निर्णय ले चुका है जिसकी कीमत आपको पता नहीं कहां तक चुकानी पड़ेगी। लेकिन बात तुलनात्मक अध्ययन की, श्रीलंका की जो आज हालत है, क्योंकि श्रीलंका ने एक ऐसा गलत डिसीजन लिया जिसके से उसका भंडारण जो मतलब उसके पास था वो खत्म हो गया। और भी कई और भी गलत डिसीजन रहे होंगे, लेकिन मुख्य डिसीजन एक तुगलकी फरमान के नाते श्रीलंका इस स्थिति में पहुंच चुका। लेकिन आज अगर भारत से तुलना करेंगे, श्रीलंका 2 करोड़ आबादी है। श्रीलंका की जो हालत है उससे अगर भारत की आप तुलना करेंगे तो भारत उससे, मैंने कहा ना कि श्रीलंका उसने एक गलती की, यहां वाला आप वाला तो 10 गलती कर चुका है श्रीलंका जैसी। तो 10 गुना ज्यादा हालत भारत की आज खराब है। कैसे? उदाहरण, एग्जाम्पल्स जो हैं और प्रमाण आपके सामने है, बस आप समझ सकते हैं। एक एक करके आपको समझाऊंगा। जैसे श्रीलंका में आज एक टाइम खाना खा रहे हैं और भूखे भी रह रहे हैं, बिजली पानी के रह रहे हैं वगैरह वगैरह समस्या है। भारत में आज भी 30% लोग एक टाइम खाना खाते हैं। आप कहां खड़े हैं? भूखमरी में भारत आज भी 101वें पोजीशन पे है। आप कहां खड़े हैं? और ये मोदी की देन है। ये 8 साल का 55 पोजीशन, दुनिया के नक्शे में हम 55 पोजीशन पे थे, आज हम 101 पोजीशन पे हैं।
भूखमरी में, जिसकी बात आज गोदी मीडिया चटकारे लेकर आपको सुना रहा होगा कि श्रीलंका में इतनी महंगाई है, लोग भूखे पेट रह रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज 30% भारतवासी आज भी एक समय का खाना खाते हैं। इट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं। 30% का मतलब क्या होता है जानते हैं? मान लीजिए अगर 120 करोड़ की जनसंख्या है तो 30% 30%, 120 करोड़ करीब लगभग 35 से 40 करोड़ के आसपास लोग आज भी आधे पेट खाना खाते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं। यह भारत के हालात हैं। आप कहां खड़े हैं? श्रीलंका आज भी आपसे आगे है, अगर ये क्या इस तरह से कहा जाए तो। 2 करोड़ की जनसंख्या है, 35 से 40 करोड़, 20 दूनी 40, 20 श्रीलंका आज भारत में भूखे रहता है या एक टाइम खाना खाता है, बिना घर के छत के रहता है। बिना घर के छत के रहेगा तो निश्चय है कि बिजली पानी के बगैर रहेगा। आप कहां खड़े हैं? और यह आप नहीं कह सकते कि इन 8 सालों में ऐसा। मेरे दोस्त, दूसरी बात ये तो हो गई जो आपके आबादी के अनुसार मैंने बता दी। ठीक है, भारत की आबादी बड़ी है, इससे ज्यादा इतने लोग भूखे रहते हैं, ये सब एक अगर दूसरे अगर पक्ष को देखें, 80 करोड़ लोग भारत में भीख मांगकर खाते हैं। 80 करोड़ लोग मांगते हैं या मिलता है, बात तो एक ही है। और नरेंद्र मोदी भीख देते हैं तब खाते हैं। नरेंद्र मोदी नमक, तेल और भीख में दाना अनाज देते हैं तब खाते हैं। भिखारी हैं, भीख में लिया हुआ खा करके जी रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब इसको मुझे मत कहिएगा कि मैं ये भारत को उलाहना दे रहा हूं या ये कुछ कह रहा हूं। ये तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 80 करोड़ लोग भारत के हमारा नमक खाते हैं, हमारी दी हुई भीख पर जीते हैं, ये मोदी कहते हैं। और उसका एहसान की कीमत भी मांगते हैं कि हमें वोट दे दीजिए भाई, आप हमारा नमक खाते हो। कितने? 80 करोड़ लोग। आप कहां खड़े हैं श्रीलंका के सामने? बताइए। आपके 80 करोड़ लोग भीख पे जी रहे हैं। चलिए, अब वो भीख कब तक मिलेगी और जिस दिन वो भीख बंद हो जाएगी उस दिन भारत का क्या हाल होगा? कभी आपने सोचा है? जब वो भीख बंद हो जाएगी, वो भीख मिलना यानी नरेंद्र मोदी अपना नमक खिलाना, भीख देना बंद कर देंगे, तब भारत के क्या हालात होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं। एक पोस्टर डाल करके अपने टाइमलाइन से, अपने ट्विटर पे उन्होंने, अपने फेसबुक पे शेयर किया था, सोशल मीडिया पे, कि गर्व की बात है कि मैं इतना ये कर रहा हूं, इतना दे रहा हूं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की भीख दे रहा हूं। ये उन्होंने डाला था। अब कहां खड़े हैं? और अब सोचिए कि जिस दिन वो भीख बंद हो जाएगी, 80 करोड़ लोगों का क्या होगा? श्रीलंका के सामने आप कहां खड़े हैं? चलिए, मैं तुलना ये छोड़ दीजिए। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिस हालात के लिए, जिस मूर्खतापूर्ण निर्णय के लिए श्रीलंका आज इस हालात में पहुंचा है, ऐसे दसियों निर्णय आप वाला ले चुका है। जीएसटी अनप्लान्ड लागू करना इन अ रॉन्ग वे, नोटबंदी नहीं, नोट लॉन्चिंग, 2000 की नोट लॉन्चिंग, घोटाला, ब्लैक मनी को अंडर हाइड करना,
सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके, या ऐसे दसियों निर्णय, सबसे बड़ा निर्णय किसान बिल, किसान बिल यानी जमाखोरी, किसान बिल यानी आपकी सारी जमीन पूंजीपतियों की, किसान बिल यानी कि, और उसको अच्छा बनाकर बता करके देश पर थोपना, और फिर यह कह करके कि देश हित में थोपा भी था और देश हित में वापस भी ले रहे हैं। ऐसे दसियों निर्णय हैं जो आप वाला कर चुका है। मेरे दोस्त, मैं आपको श्रीलंका के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगले कुछ सालों में, साल, 2 साल, 6 महीने, अगले कुछ साल नहीं, महीनों में, कुछ महीनों में या अधिक से अधिक साल में आप श्रीलंका से भी आपके यहां श्रीलंका से भी ज्यादा खतरनाक हालात होंगे। चलिए, जो डीजल और पेट्रोल का दाम है, अगर 80 पैसा प्रति दिन बढ़ रहा है, तो जब तक चुनाव नहीं आएगा तब तक बढ़ता ही रहेगा, तो वो कहां जाएगा? 150 रुपया पेट्रोल अगर मोदी ले जाते हैं, 150-200 रुपया पेट्रोल और डीजल ले जाते हैं, तो भराएगा कौन? होने के बाद भी कोई नहीं भरा पाएगा। वहां नहीं है, इसके लिए नहीं मिल रहा होगा, उनके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, खरीदने के लिए नहीं होगा, शायद इसके लिए नहीं मिल रहा होगा। आपके यहां रहने के बाद भी आप खरीदने की हालत में नहीं होंगे, आप खरीद नहीं पाएंगे। कहां पाते हैं आप अपने आप को? आज जब देश की 30% गरीब जनता पॉवर्टी लाइन के नीचे है लगभग, और 30% आधे पेट भूखे सोते हैं और बिना छत के, बिना बिजली के, बिना किसी संसाधन के रहते हैं, तो कल क्या होगा इसका अंदाजा लगाया। जब गेहूं आपको, जैसे वहां अभी बड़े एक मीडिया में देख रहा था, गोदी मीडिया में, कि 400 रुपया का 200 ग्राम या 500 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम दूध मिल रहा है, और पाउडर, दूध का पाउडर मिल रहा है, या चावल या दाल बहुत महंगा मिल रहा है, 200-300 रुपया किलो, या नहीं मिल रहा है। ये हालात वहाँ के हैं, ये स्थिति है। आपके यहाँ भी वही हालात आने वाले हैं। तेल 200 रुपया से ऊपर हो चुका है। जब 300 रुपया हो जाएगा, आप कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे होगा, कम होगा कि आगे चल करके? कहां से आगे चल करके? कभी महंगाई घटी है? आप बताइए, कभी महंगाई घटी है क्या? खुद सोच के बताइए। आप याद कर लीजिए, 8 साल में कभी भी महंगाई नरेंद्र मोदी के आने के बाद से लेकर आज तक कभी भी किसी भी चीज की कीमत घटी है? वो बता दीजिए। नहीं तो जिस रफ्तार से बढ़ रही है, मैं कह रहा हूं कि 200 रुपया किलो आटा मिलेगा आपको, 300 रुपया किलो चावल मिलेगा आपको, 400-500 रुपया लीटर मिलेगा तेल खाने का आपको, नमक का भी पैकेट 100 रुपया किलो हो जाएगा, और ये जो 80 करोड़ लोगों को भीख मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। कितने दिन तक देंगे? अडानी अंबानी वो बंद ही करेंगे एक ना एक दिन। जब एफसीआई अडानी अंबानी के हाथ में चली जाएगी तब थोड़ी देंगे फ्री में आपको देने के लिए, खाने के लिए देने देंगे, बांटने देंगे। तो आप क्या समझते हैं क्या होगा? मेरे दोस्त, आप श्रीलंका के हालात से गुजर रहे हैं आज। आप श्रीलंका से भी गई गुजरी हालात में आज हैं, और महंगाई की वही हालात है। अगर आप श्रीलंका के हालात में, अगर कहीं कुछ मध्य वर्ग, अपर मध्य वर्ग या कुछ लोग अगर नॉर्मली जी रहे हैं, तो उसका कारण है कि वो बचत करने की, जो अपने
आगे के जीवन के लिए बचत कर रखे थे उसको निकाल के खा रहे हैं। कितने दिन खाएंगे? अपनी जमा पूंजी या अपने बुरे दिन के लिए रखी हुई चीजों को, रखे हुए पैसे को कितने दिनों तक खाएंगे? इसका अंदाजा तो आप लोग लगा ही सकते हैं। चलिए, तो मेरे दोस्त श्रीलंका, लेकिन सबसे जो गंभीर बात है वो आप देखिए, श्रीलंका में महिंदा के अलावा सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी उनका जमीर जिंदा है। आपके यहां का सबका मर गया है। आपके यहां का किसी भी मंत्री तो छोड़ दीजिए, मंत्री संतरी का भी जमीर जिंदा नहीं है। मंत्री, विधायक और आम आदमी सबका जमीर मर चुका है। किसी का जमीर जिंदा नहीं है। वहां जमीर जिंदा है। सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, यहां तक कि महिंदा का बेटा भी इस्तीफा दे दिया है। आप सुनेंगे, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि उनका जमीर जिंदा है। नरेंद्र मोदी आपको लूट करके, आपको नंगा करके लूट रहा है, फिर भी मंत्री तो क्या, मंत्री तो छोड़िए, एक आम आदमी भी, मतलब जो कहीं पावर में बैठा है, विधायक है, मंत्री नहीं है, विधायक है, सांसद है, राज्यसभा मेंबर है, शर्म नहीं है इन बेशर्मों को कि इस्तीफा दे सकें। मैं इसलिए कह रहा हूं, उनका तो जिंदा है जमीर, उसका बेटा तक इस्तीफा दे दिया है। यहां तो सब अपना जमीर बेच खाए हैं मेरे दोस्त, और बेच करके किसी भी तरह से कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। मोदी देश को बेच दें, नीलाम कर दें, जो भी कर दें। क्या समझते हैं आप? आप श्रीलंका से तुलना कर सकते हैं। आज नहीं तो कल श्रीलंका अपने हालातों से बाहर निकल सकता है। आप कभी नहीं निकल सकती। आप कभी नहीं निकल सकते। आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपके यहां आरएसएस है। आपको एक जहरीली इंजेक्शन की गोली, एक अफीम की गोली, जहरीले नफरत की गोली दे देगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे, भूखे रह लेंगे। 500 रुपया पेट्रोल भरा लेंगे, 500 रुपया, 1000 रुपया किलो गेहूं चावल या दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन आपका जमीर नहीं जागेगा, क्योंकि आपका जमीर आरएसएस जैसे जहरीले संगठन के इंजेक्शन से इन्फेक्टेड हो चुका है। आपका जमीर कभी नहीं जागेगा। आप वाला सांसद इस्तीफा नहीं देगा, आप वाला मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि वो जमीर बेच करके, अपनी इंसानियत बेच करके इस सरकार में आया है, सरकार में शामिल है। वो नहीं, तो तुलना मत कीजिए। और इसीलिए, क्योंकि वहां जमीर जिंदा है, इसीलिए वहां आज नहीं तो कल परिवर्तन होगा, हो सकता है। आपके यहां वो भी उम्मीद नहीं है। जो हालात बनते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल अब तो शायद 110 रुपए के ऊपर मिल रहा है पेट्रोल, और 106-107 रुपए समथिंग कुछ मिल रहा है डीजल। मैं चेन्नई की बात कर रहा हूं। आप वाले का तो जिंदा ही नहीं है। आपका, आपके ना मंत्री का, ना, मैं समझता हूं आपका भी जमीर मर चुका है। अगर मर नहीं चुका होता तो एक तुगलक कुर्सी पर बैठा होता और आप पर राज कर रहा होता। जिस तरह से एक लुटेरा आकर के, अंग्रेज
आप पर राज करके चले गए, रौंद करके आपको चले गए, उसी तरह से आपको रौंदा जा रहा है। आपकी बैंकिंग व्यवस्था को लूटा जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है। और कुछ मोटे भाइयों के लिए, मोटा भाई मोटे भाइयों के लिए यह लूट मचा रखा है पूरे देश में। और आपका जमीर मर चुका है, क्योंकि आप मंत्री हैं, उस पद को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि सांसद हैं, उस पद को नहीं छोड़ना चाहते। आपका तो आपके यहां क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। आप गए, भीख मांगो और भीख भी नहीं मिलेगी। कितने दिन तक अडानी अंबानी, आप जैसे ही एफसीआई, एपीएमसी सब जैसे ही अडानी अंबानी के हाथ में आएगा, आपको ये जो 5 किलो अनाज की भीख मिल रही है ना, ये भी नहीं मिलेगी। खाना तब। मेरे दोस्त, फिर से एक बात तो नोट कर लीजिए कि आप गोदी मीडिया में सुन करके तालियां मत बजाइए श्रीलंका पर। आप श्रीलंका से 10 गुना पीछे हैं। आपके हालात श्रीलंका से ज्यादा बदतर हैं, खराब हैं। और जो अर्थशास्त्री, मैं उसे क्या कहूंगा, नहीं कुछ कहूंगा तो गलत शब्द हो जाएगा। जो अर्थशास्त्री, जो सलाहकार, जो भी हैं, अपने ईमान धर्म को बेच चुके हैं, बोलने का साहस छोड़ चुके हैं, बोल नहीं सकते, बोलने की हिम्मत नहीं है, सच से बहुत दूर। मेरे दोस्त, आज दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। जहरीले, मैंने कहा कि 97 साल के आरएसएस के जहर ने भारत को कहां ला खड़ा कर दिया है। ये उसी जहर का परिणाम है जो 97 साल से, 1925 से आरएसएस इस देश में जहर घोल रहा है। उसी का परिणाम है कि भारत के हालात आज ऐसे हैं। भारत आज इस मुहाने पर खड़ा है, इस मुकाम पे आ चुका है। भारत में इमरजेंसी से भी खतरनाक हालात हैं। इमरजेंसी का मतलब क्या था? अब प्रिंट मीडिया बंद थी, मीडिया बंद थी, यही ना। आप बोल नहीं सकते थे। आज उससे भी खराब है। कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, आप बोल कर दिखाइए। कौन सी इमरजेंसी? इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक हालात हैं आज। आप बोलिए, बताइए सरकार को कि सरकार का यह गलत निर्णय है। किसान बिल उसने गलत लाया था, 2000 की नोट लॉन्चिंग उसका गलत निर्णय था, जीएसटी उसका गलत निर्णय था, आधार कार्ड एब्सोल्यूट करना और आधार कार्ड से ही सब कुछ जोड़ देना एक गलत निर्णय था। जिसको गलत कह रहे थे यही जहरीले लोग हाफ पैंट फुल पैंट में बदल गए हैं। यही जहरीले लोग जिन चीजों को, एफडीआई को, आधार कार्ड को, जिन चीजों को देश के लिए जहर कह रहे थे, वही आज उसे प्रमोट कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मेरे दोस्त, गुजरात तो इमरजेंसी से खतरनाक हालात में से भारत गुजर रहा है। आप कुछ नहीं बोल सकते, बोलोगे तो जेल जाओगे। हमारी तरह हम जाके आए हैं, बोल के देखो, आप भी जाओगे। और हमें कब फिर से उठा के डालेंगे, क्या भरोसा। चलिए, ये बात अलग है। जो करेंगे वो करेंगे, जो हमको करना है हम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ज़मीर जिंदा है, हम आपको जगाने की कोशिश करते हैं।
आपका मर चुका है, आप मत जागिए, सो जाइए, तो मैं क्या करूं? मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आप अपना धर्म निभाइए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब चोरों को ललकारा जाता है, चोर पलटकर वार करता है। आम आदमी समझ भी नहीं पाता कि हम किसके लिए चिल्ला रहे हैं। आज हम जिसके लिए बोल रहे हैं वही हमको गालियां भी देते हैं। ये आज नहीं हो रहा है। इसी सोच के कारण हजारों साल भारत गुलाम रहा है। भारत कमजोरी के नाते नहीं, अपनी मूर्खता के नाते गुलाम रहा है, अपनी कायरता के नाते गुलाम रहा है। थप्पड़ मारने की भी हिम्मत नहीं था भारतीयों में, जिसके नाते गुलाम हुआ था और रहा, और आज भी हो रहा है, आज भी है। क्यों नहीं कोई आगे आकर के बोलता, और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी से पूछता? भारत के हालात पर कोई सवाल क्यों नहीं करता? 17वीं सदी और 18वीं सदी हमारे लिए नजीर है, और हम उससे भी मेरे दोस्त, मोदी जी कहते हैं कि इतिहास को भुलाना नहीं चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को दबाना नहीं चाहिए। इतिहास के अगर कुछ सवाल उनसे पूछ दिए जाएं तो दूसरे दिन अंदर लेके चले जाएंगे इस बोलने वाले को, उन सवाल को। नरेंद्र मोदी के लिए देश क्या है? अडानी अंबानी के अलावा देश में कोई और है? नहीं। कोई पूछ सकता है कि हु इज द अडानी अंबानी कौन है? इसलिए क्यों? क्योंकि वो आपके हैं। देश बेच रहे हो क्योंकि वो आपके हैं, बाकी देश से आपका कोई रिश्ता नहीं है। नहीं पूछ सकता कोई, आप भी नहीं पूछ सकते। कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई ये सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि यहां कायर रहते हैं, बुज़दिल रहते हैं, जिन्होंने हजारों हजार साल गुलामियां झेली हैं अपनी कायरता और बुज़दिली के नाते, अपनी मूर्खता के नाते। और उनकी गुलामियां झेली हैं जो एक लुटेरे थे। थप्पड़ से मारकर जिसे भगाया जा सकता था, उनके चरणों में यह भारत। दर्द होता है यार, आपकी खामोशी देखकर, इस देश की खामोशी देखकर, इस देश की मूर्खता देखकर। सरेआम डकैती डाली जाती है, ईवीएम के जरिए सरकार बनाई जाती है, सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, सरेआम लूट मचाई जाती है, सरेआम बैंकिंग सिस्टम को लूटा जा रहा है, सरेआम देश को लूटा जा रहा है, सरेआम आपको, हमको, आम आदमी को लूटा जा रहा है, और किसी को नहीं लूटा जा रहा है। जो भी लूट हो रही है वो सिर्फ आम आदमी का। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो थे, एयर इंडिया और दूसरे एचएएल, बीसीएल, पता नहीं जो जो बेच डाले नरेंद्र मोदी ने, वो सारे इंस्टीट्यूशन आपके पैसे से बने थे मेरे दोस्त, अडानी अंबानी के पैसे से नहीं बने थे। और आपने अपनी हिम्मत ही खो दी, अपना जमीर ही बेच दिया, अपनी आत्मा ही मार दी। आप सवाल करने के काबिल ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे हैं। चलिए दूसरी बात, यहां तो काम है ना इमरजेंसी की बात, और एक बात चलते हैं गुजरात। मैं आज नहीं, जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और जब निर्णय लिए एफडीआई के बारे में और ब्लैक मनी के बारे में, तब से कह रहा हूं कि ये तो बेचू आदमी है, बेच खाएगा देश को। इतना गिर के बेचेगा, इतना अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। अडानी अंबानी के नाते पूरा देश बेच देगा, इतना अंदाजा तो हम भी नहीं लगाए थे। इतना तो सोच हम भी नहीं पाए थे, लेकिन बोल रहे थे कि बेच देगा देश को। बेच दिया। चुप है आप, नहीं बोल सकते, नहीं पूछ सकते। और जानते हैं क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि आरएसएस ने आपको जहरीला इंजेक्शन दे रखा है हिंदू मुसलमान का। नफरत का, मानवतावाद
को खत्म करके धर्म का जो नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने, पता नहीं कितने हजार साल भारत को घुटने पर चलना पड़ेगा, रेंगना पड़ेगा, पता नहीं कितनी लड़ाइयां होगी, तब भारत कहीं जाकर के आजाद होगा। मेरे दोस्तों, गुजरात मैं कई बार बोल चुका, पहले भी बोल चुका, पूरा का पूरा 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ से ज्यादा गुजरात के ऊपर, और सारे प्रदेश कर्ज में डूबे हुए हैं। यही नरेंद्र मोदी का विकास है। भारत जो कर्ज था, अगर मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी कर्ज के रूप में, इन्फ्लेशन के रूप में, महंगाई के रूप में, गरीबी के रूप में, भूखमरी के रूप में, किसानों की आत्महत्या, आप कम से कम मनमोहन सिंह के हालात तक पहुंचा दीजिए। आप 2013 हमें दे दीजिए, 2014 25 जून के पहले का भारत हमें दे दीजिए, तो इसके नहीं दे सकते। 100 जन्म लेने के बाद भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक मूर्ख देश को खत्म कर सकता है, बेच सकता है, बर्बाद कर सकता है, दे नहीं सकता। और मेरे दोस्त, मैंने कहा, अभी बताया कि जो बेच नरेंद्र मोदी जो बेच रहे हैं, वो आपके, हमारे गरीबों के, भिखारियों के, उनके पैसे से। आप बोलेंगे कैसे? मेरे दोस्त, अडानी अंबानी देश में पैसा नहीं जमा करते। मैं अडानी अंबानी के नाम से कह रहा हूं, जो उद्योगपति हैं वो देश बैंकों में पैसा नहीं जमा कर, हमारा और आपका होता है, और सब कुछ बैंकों से ही ऑपरेटेड होता है। बैंकों से पैसा लेकर बनाए जाते हैं, मतलब आपके पैसे से बनता है ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की पूरी जो भारत को आज देख रहे हो, जो भी एक ईंट कहीं रखी होगी तो किसी न किसी गरीब के पैसे से ही रखी है। यही सत्य है, और इस सत्य से ही आप अनभिज्ञ हो चुके हो। अधिकार आज अडानी अंबानी का है। अडानी अंबानी दुनिया के 7वें 8वें नंबर पर पहुंच रहे हैं, दुनिया के उद्योगपति और पैसे वाला कहे जाते हैं। मेरे दोस्त, मैं चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहता हूं, कल इनवॉइस जारी कर दीजिए कि अडानी जितना पैसा आपके ऊपर है वो बैंक को लौटा दो। 3 टाइम्स मोर, 3 या 4 या 5 बार अडानी बिक जाएंगे और पैसा नहीं दे पाएंगे बैंक का। तो बैंक का पैसा किसका है? आपका। तो पैसे वाले आप हो या अडानी है, ये बताओ। एक कटोरा भी नहीं बचेगा अडानी और अंबानी के हाथ में कि जाकर के इतना पैसा नहीं बचेगा कि कटोरा खरीद लें और उसमें भीख मांगकर खा सकें। ये सत्य है, इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। कोई भी दुनिया का अर्थशास्त्री, भारत का हो चाहे दुनिया का हो, आकर के बताए ये सच है या गलत। मेरे दोस्त, तो गुजरात बिक चुका है, कर्ज में डूब चुका है, सारे प्रदेश डूब चुके, पूरा देश डूब चुका है कर्ज में। और जिसको कहा जा रहा है, जिस चाइना की लैंडलॉर्डी साबित की जा रही श्रीलंका के लिए, उसी के कर्जदार हम भी होते जा रहे हैं। चाइना के उत्पादन पे भारत आज निर्भर है, चाइना से बन के सामान आ रहा है। हमारा इंपोर्ट किस हालात में पहुंच चुका है आप देखिए। चाइना माल बना रहा है, अमेरिका उस माल को खरीद कर भारत बेच रहा है। दोनों अमेरिका और चीन मिलकर भारत को लूट रहे हैं। और आप जहर से डूबे हुए, हिंदू मुसलमानी जहर से, नफरत के जहर से डूबे हुए इस पर ताली बजा रहे हैं। मेरे दोस्त, अमित शाह कहते हैं संसद में कि हमें कश्मीर पर गुस्सा आता है।
अगर वो कश्मीर फाइल की बात कर रहे हैं तो उन्हें मोदी जी से पूछना चाहिए कि कश्मीर की इतनी दुर्गति आपने क्यों की। कश्मीर फाइल के स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, तो पूछना चाहिए। तो गुस्सा किस पे करना चाहिए? कश्मीर पर काहे गुस्सा कर रहे हो? मोदी पर करो। और अगर इतिहास की बात करते हो तो आपको गुस्सा कहां से आएगा? आपके तो खून में ही पानी है अमित शाह जी। अगर पानी नहीं है तो बता दो ना कि भारत के किस बॉर्डर से कोई भी आपका भाई, शाह, पारेख, मेहता वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी आपका भाई कहीं शहीद हुआ है? बता दो देश को, संसद में ही बता दो, नाम से के साथ डिक्लेयर कर दो, तब समझूं कि आपको गुस्सा आता है। आपका भाई वहां शहीद हो रहा है देश की रक्षा के लिए, तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। तो आप बता दो इस देश को कि कितने शाह शहीद हुए हैं किस बॉर्डर पे। और आज तो छोड़ दो, शाह जी, मोदी जी, चौकसी जी, आज छोड़ दो। 1947 से पहले 100-150 साल का इतिहास अंग्रेजों का, गुलामी का देख लो, आजादी का देख लो। कहीं अगर मिल जाए तो बताना मुझे भी, या संसद को भी बताना। जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियां खाई हो, जिन्होंने अंग्रेजों के बनाए फांसी के फंदे पर झूला हो, नाम बताइए। मान लो कि आपको गुस्सा आता है। अरे ये देश मूर्ख है जो इतिहास से कुछ सीखता नहीं, वरना इतनी बड़ी गलती नहीं करता। जिन लोगों ने आजीवन अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, उनके हाथ में सत्ता देकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने वाला भारत जैसा कोई और नहीं हो सकता। आप देश की रक्षा करोगे, जहर जितना फैलाना है फैला लो, जहर बोना है बोलो, जहर की कमाई करनी है कर लो, जहर की खेती करनी है कर लो, जहर की खेती से ओट काटने हैं काट लो, लूटने हैं लूट लो, नहीं काट सकोगे तो लूट लोगे, पूरे देश लूट लो, कौन बोलने वाला है? और वैसे भी कायरों और बुजदिलों का ये भारत कहां कब कहां रिटेलिएट किया है? ऐसा नहीं कि वीर नहीं हुए हैं भारत में, बड़ी कम संख्या में हुए हैं, बड़ा समय लगा है, तब जाकर कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने भारत को बचाया है, और उनको भी आप बेच खा रहे हो। उनके भी अस्तित्व को आप खत्म कर देना चाहते हो। और आपको गुस्सा आता है कश्मीर के नाम पे, कश्मीर की बात पे। जितने भी आतंकवादी छोड़े गए, जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वो सब आपके जमाने, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में, यानी अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हुए हैं। देश को बेचने की नींव, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी आपके आदर्श ने शुरू किया था। और मैं आदर्श की क्या गणना करूं यार, अटल बिहारी वाजपेयी भी जनसंघी थे। वो उस जमाने के जनसंघी जब क्या थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ के जनसंघी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के सबसे बड़े पिट्ठू, सत्ता के चाटुकार, देश पर हो रहे जुल्म सितम के पैरोकार, देश को आजाद न कराने का नारा देने वाले, अंग्रेजों भारत छोड़ो या अवज्ञा आंदोलन वगैरह उन्होंने मतलब जहर बोलने से था, जहर काटने से था, जहर बेचने से था, जहर का इंजेक्शन लगाने से था। जिस जहर को आरएसएस आज बो रहा है, जिस जहर को भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा
करके बता रही है, अगर इतिहास पे ही नजर डालें तो ये मुसलमान हैं कौन? अगर मुसलमान से आप नफरत करते हो तो ये मुसलमान हैं कौन, ये बता दो। ये मुसलमान भी आपकी ही देन है। भारत के कायर, भारत के बुज़दिल, भारत के गलत लोग, दरिंदे, जिन्होंने मुगलों के साथ मिलकर के अपने ही भारतवासियों को इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया। गलती किसकी है? या किसी भी इतिहास के किसी भी मुगल शासक का नाम ले लो और उसके सिपह सालार, उसके करता धरता, उसके पैरोकार, उसकी सैनिक में कौन थे? आप ही थे, हिंदू थे। कैसे कर सकते हो आप नफरत? जिसको आप मजबूर किए इस्लाम कबूलने के लिए, जिसको आप मुसलमान बनाए जबरदस्ती, और उसी मुसलमान से आप नफरत करो और लोगों को करने का पाठ पढ़ाओ, और उसी नफरत के कारण यहां तक कि अंग्रेजों का साथ दो, उसी नफरत के कारण अंग्रेजों की गुलामी कंटिन्यू करने की हिमायत करो। इतिहास से क्या सीखता है भारत? क्या सीखा है भारत? इतिहास के किस पन्ने को उलट करके गर्व कर सकता है भारत? तो आपको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा गुजरात पे नहीं आता अमित शाह जी? कभी गुजरात पे भी गुस्सा किया करो, जहां के 90% लुटेरे हैं। बैंकों को लूटने वाले 90% आपके भाई हैं, 90%। और वो उस बैंकों का मालिक ये देश की, पूरे देश की आम जनता है। कभी उन पर भी गुस्सा करो, कभी हर्षद मेहता पर, कभी केतन पारेख पर, कभी नीरव मोदी पर, कभी मेहुल चौकसी पर, कभी ललित मोदी पर गुस्सा किया करो। मैं जानता हूं नहीं करोगे, वो आपके भाई है इसलिए नहीं करोगे। वो भी आपके ही भाई हैं, जिनको आप मुसलमान कह रहे हैं ना, वो आपके भाई हैं। गुजरात की बात करूं, जितने भी बोरी मुसलमान हैं, वो कौन है पूछो उनसे, उनकी टाइटल पूछो उनके, और वो क्यों मुसलमान बने ये भी पूछ लो। इतिहास को पढ़ लो निकाल करके। आप लोगों के कारण, आपने उन्हें मुसलमान बनाया। आपने का मतलब पूरे देश के हिंदुओं ने आज। और आप कहते हो हिंदुओं से, मुसलमानों से नफरत करो, और उसी की राजनीति करते हो, उसी का अध्याय खोल के बैठे हो, उसी का जहर बो रहे हो, उसी का। ये आरएसएस है। गर्व करो आरएसएस पे, और गर्व तो करना ही चाहिए आरएसएस पे कि भारत को आज श्रीलंका से भी नीचे ले जाकर के छोड़ दिया। इंतजार कर लो थोड़े दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, महीना, 6 महीना, साल भर। 80 करोड़ लोग भीख मांग के खा रहे हैं, आपकी दी हुई भीख और नमक खा रहे हैं। पूरा देश उसी हालात में पहुंच जाएगा, अडानी अंबानी को छोड़ करके। आपके भाई लोग हैं ना, उनको छोड़ करके। ऐसी गलतियों का शुमार है। 3 कृषि कानून, तीनों किसान बिल, जिसके आज भी, अरे कम से कम श्रीलंका की गलती पे वहां के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। उनका लड़का खुद, महिंद्रा का लड़का खुद ही इस्तीफा देकर सवाल उठा रहा है। आपके यहां तो कोई है ही नहीं। गर्व करूं इतिहास पे, भारत के या भारत के खून पे, जो अपने कातिल को ही मुंसिफ समझ बैठा है। देश को बर्बाद करने वाला, देश को लूटने वाला, देश के बेचने वाले को मसीहा मानता है।
चलो आज नहीं तो कल खुल जाएगी पोल, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्त, इतिहास मतलब क्या कहते हैं उसको, और 3 कृषि कानून तो लागू हो चुका है भारत में। नहीं लागू हुआ ये तो है ही नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं। जब सब कुछ एपीएमसी मंडी अडानी का होगा, अडानी अंबानी का होगा, और एफसीआई अडानी अंबानी का होगा, तो किसान बेचेगा कहां? खामखा उसको बेचना तो अडानी अंबानी को ही पड़ेगा। और जब देश का सारा अनाज अडानी अंबानी के गोडाउन में होगा तो तय कौन करेगा भाव? उसका दाम, उसकी कीमत तय कौन करेगा? 500 रुपया किलो अगर गेहूं बिकेगा, 1000 रुपया किलो चावल बिकेगा, तो रोकेगा कौन? आप तो रोकोगे नहीं, आप तो उनसे के साथ मिले हुए हो। खैर, देश को आप अपना धर्म निभाइए भाइयों, हम अपना धर्म निभाते हैं। कोशिश रहती है आपको सच बताने की, वो बताते हैं। आज मैंने श्रीलंका के हालात पे जो बताया कि आज भी हम श्रीलंका के हालात से भी ज़्यादा गई गुजरी स्थिति से गुजर रहे हैं। भाई 80 करोड़ लोग भीख मांग के काहे को खाते? अगर हम अच्छी स्थिति में होते, बताओ ना। नरेंद्र मोदी का नमक और नरेंद्र मोदी का भीख 5 किलो अनाज क्यों खाते? मोदी उसे गर्व से प्रचार करते हैं और खाने वाले जाकर के हाथ फैलाकर लेकर फ्री में तो भीख ही दी जाती है, फ्री में और थोड़ी कुछ मिलता है। हम नहीं मांगते फ्री, तो फ्री में तो भीख ही मिलती है। और जो देना चाहिए शिक्षा, वो अधिकार है, लोगों का अधिकार है शिक्षा, वो नहीं मिलती। स्वास्थ्य लोगों का अधिकार है, वो नहीं मिलता। न्याय लोगों का अधिकार है, वो नहीं मिलता। आज शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीनों सिर्फ पैसे वालों को मिलता है। पैसा है तो ले लीजिए, नहीं पैसा है तो मत, नहीं मिलेगा। अब इसमें किस प्रमाण की जरूरत है? मेरे दोस्त, भारत श्रीलंका से भी बहुत गलत परिस्थिति से गुजरने वाला है, गलत हालात से गुजरने वाला है। तैयार रहिए सामना करने के लिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।